जाने दो ना सुभद्रा, होता रहता है। इस झगड़े के चक्कर में हम अपनी 35th एनिवर्सरी क्यों खराब करें? देखो 9:30 बज गए हैं, अभी तक हमने केक भी नहीं काटा। चलो केक काटते हैं। अब समझा मैं। मैडम को गुलाब जामुन पसंद है ना? मुझे पता है मैडम का मूड केक से नहीं गुलाब जामुन से ठीक होता है। बस 2 मिनट बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म गुलाब जामुन पेश करता हूँ। हाँ? अभी आया। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। घर हम अपनी खुशी, अपने आराम के लिए बनाते हैं, जहां हम अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। और हर घर की खुशहाली की बुनियाद होती है रिश्तों में घुली मोहब्बत। आए दिन हम अपने आसपास कत्ल, चोरी, अपहरण और ना जाने कैसे कैसे खौफनाक जुर्म होते हुए देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले अग्रवाल दंपत्ति की है। उनकी शादी की 35वीं वर्षगांठ पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या उनके कत्ल के पीछे का कारण उनका पैसा, उनकी जायदाद थी, या फिर वजह कुछ और थी? आखिर कौन जिम्मेदार था इस खौफनाक जुर्म का? छानबीन से तो लग रहा है कि मामला लूटपाट का है। सर, हो सकता है कि इन बूढ़े कपल्स ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया हो और चोरों ने अपनी जान बचाने के चक्कर में इन्हें मार दिया। सर, अंदर वाले कमरे में हमें एक लॉकर मिला है जो पूरी तरह से खाली है। लॉकर में हमें एक चाबी मिली है। सर, हो सकता है कि मामला घर के अंदर का ही है। चोर को अच्छी तरह से पता है कि चाबी कहाँ रखी जाती है। बॉडीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी भारी चीज से इनके सर पे वार किया गया है, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, अभी तक कोई वेपन नहीं मिला है। सर, ये दोनों सर्वेंट यहाँ ऊपर के कमरे में रहते हैं। कमला पिछले 25 सालों से इनके यहाँ पे काम कर रही है। इसका बेटा जगत ग्रेजुएशन कर रहा है। इसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा ये दोनों बूढ़े कपल से उठाते हैं। इसी ने सबसे पहले लाश को देखा और इसी ने हमें फोन किया था। इतनी सुबह तुम यहाँ क्या करने आए थे? सर, वो मैं रोज सुबह 6 बजे यहाँ पे आता हूँ, इसलिए आज भी आया था। बड़े साहब को चाय पीना और न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं रोज यहाँ पर आके पहले चाय बनाता हूँ और उसके बाद कॉलेज चला जाता हूँ। माँ। हाँ बेटा। मैं बड़े साहब को चाय देकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। आप लोगों ने रात में कोई आवाज सुनी थी? नहीं साहब, कल रात मेरा सर चकरा रहा था तो मैं रात को जल्दी सो गई थी। सर, मैं तो कल पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ था। आप चाहे तो उनसे फोन पे बात कर सकते हैं। इसके दोस्तों से क्रॉस चेक करो। इनके परिवार में और कोई नहीं है? एक बेटी है बानी, शादी के बाद यही विजयनगर रहती है। आप लोगों ने उनको खबर क्यों नहीं की? बानी और सौरभ को फोन किया था, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। कुत्ता साहब, इनसे नंबर लो, तू भी ट्राई कर। राइट सर। जगत, बड़े पापा।
सर ये हमारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी, हम लोग यहीं फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हारी फैमिली से कोई क्यों नहीं आया और तुम भी अब आ रहे हो? कोई रात को तुम्हारे नाक के नीचे 2 मर्डर करके चले जाता है और तुम्हें कोई खबर तक नहीं होती। खैर, कोई आवाज सुनी थी या किसी पे कोई संदेह? नहीं सर, अब हमारा तो अलग से एंट्रेंस है। और सर मुझे रात को ही पता चला कि मेरी नानी आईसीयू में है, इसलिए मैं मम्मा को सुबह सुबह एयरपोर्ट छोड़ने चला गया, क्योंकि उनकी सुबह 6:30 की फ्लाइट थी और पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए जब हम लोग निकले तो वो सो रहे थे। पानी पानी, उठो उठो। ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। अरे यार, रात गई बात गई, इतना गुस्सा लेके कहां जाओगी? चलो ठीक है, आज संडे है ना, तुम्हें शॉपिंग कराने लेके चलता हूं। ओके? अरे यार, अब क्या कान पकड़ के माफी मंगवाओगी मुझसे? सर पापा डिप्रेशन के पेशेंट हैं, उन्होंने तो एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। ऐसा क्या हो गया था जो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की? सर हमारा फैमिली बिजनेस था, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल्स का। एक दिन बड़े पापा और पापा में कुछ कड़वाहट आ गई। बड़े पापा ने 25 साल पहले ही सब कुछ मेरे पापा के नाम कर दिया था। क्योंकि बड़े पापा एक नामी वकील थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट की। वो तो वक्त के साथ आगे बढ़ते चले गए, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पापा का बिजनेस गिरता चला गया और एक समय ऐसा आया कि पूरे बिजनेस पे ताला लग गया। हम बैंक करप्ट हो गए। पापा ने ऑलरेडी ढेर सारा लोन और उधार दे रखा था। वो ये सारे झटके बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन उन्होंने, आपका जो भी प्रोसीजर है आप मुझे मेल करो और मैं आपको पीपीटी जो सबमिट कर दूंगा सुबह तक। हाँ, आई कॉल यू बैक। पेपर पे दिख रही पड़ा। तब उस दिन तो डॉक्टर्स ने पापा को जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन असल में पापा को बचाने वाले हमारे बड़े पापा ही थे। उन्होंने एक झटके में सारे उधार चुका करके हमारे घर की इज्जत और पापा की जान दोनों ही बचा ली थी। निकेत, ये लो, और मार्केट में जिसका भी उधार है पूरा चुकता कर दो। किसी का एक भी पैसा बाकी नहीं रहना चाहिए। राजन, मैं अपनी वसीयत दोबारा बनाना चाहता हूँ। आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी में बानी के साथ साथ निकेत का भी बराबर का हिस्सा होगा। और हाँ, मेरी जो 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी इन दोनों में बराबर से डिवाइड कर दो। मेरे बेटा। बड़े पापा, आप इंसान नहीं भगवान हैं। पापा की जान बचाकर आपने जो ये एहसान किया वो मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गॉड ब्लेस यू। माँ देखिए ना, बानी दीदी फोन ही नहीं उठा रही है। उन्हें बताना कितना जरूरी है कि यहाँ पर क्या हुआ है। इस नाइट में जो गार्ड होता है उससे बात हुई? नहीं सर, हम उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, केबिन चेक करो। राइट सर। जो नाइट वॉचमैन यहाँ होता है उसका नाम क्या है? सर हरिराम। तकरीबन 30 से 35 के आसपास इसकी उम्र होगी और 8:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक इसकी ड्यूटी रहती। अच्छा, उसके बिहेवियर में कभी कुछ चेंज देखा तुमने? हाँ सर, बड़ा अजीब सा था वो। अभी पिछले महीने उसने ज्वाइन किया है और जब 2 दिन पहले मैं रात को 2 बजे वापस आया तो मैंने देखा कि वो ड्यूटी पे दारू पी के टाइट। मैंने उसको वार्न भी किया, अगर अगली बार से दारू पिएगा तो मैं उसको काम से निकलवा दूंगा। कल रात वो ड्यूटी पे था? सर रात के 8:30 बज रहे थे और वो हमेशा उसी वक्त काम पे आया करता था। अच्छा, जब तुम एयरपोर्ट जा रहे थे तब तुमने उसे देखा था? नहीं सर, मुझे अच्छी तरह से याद है। जब मैं आया तो 1-2 बार हॉर्न भी बजाया। जब वो नहीं आया तो मैंने उसका गेट खोला और मैं ऑलरेडी इतना लेट हो रहा था कि मुझे उसे ढूंढने का भी टाइम नहीं था। निकित पापा आइए ना, देखिए ना छोटे मालिक दवाई नहीं खा रहे हैं और दूध भी फेंक दिए। जरा जल्दी आइए।
सर एक मिनट सर। सर ये सीसीटीवी तो काफी वक्त से खराब है सर। पता नहीं लोग इतने लापरवाह क्यों होते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई चीज भी कोई काम नहीं आ रही। कम से कम अब तो वो लोग किसी को बुला के इसे ठीक कराएं। ओके सर ये चिट्ठी मुझे प्रभात के डॉक्यूमेंट से मिली है। 20,000 रुपए डस्टबिन में डाल दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आखिरी बार समझा रहे हैं, डस्टबिन में 20,000 रुपए डाल दो। इसका मतलब प्रभात की जरूर किसी से कोई दुश्मनी थी। गुप्ता साहब, इस वॉचमैन वाले एंगल में जरूर कोई गड़बड़, इसका पता लगाओ। और हाँ, इस घर में जितने भी लोग आते जाते हैं, दूध वाला, अखबार वाला, कचरे वाला, सबसे पूछताछ करो। मुझे ऐसा लगता है इसमें किसी बाहर वाले गैंग का हाथ है और जिसकी खबर किसी अंदर वाले ने दी। राइट सर। क्या जी सर। ये नाइट वॉचमैन सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास गायब था। हाँ सर, बड़े साहब को देखने के बाद मैं सीधा नाइट वॉचमैन के पास आया था। लेकिन वो यहाँ पे नहीं था। उसके बाद मैंने आपको कॉल किया। अच्छा, तुमने कभी अग्रवाल साहब और इस वॉचमैन के बीच में कुछ अजीब सा देखा? कुछ ऐसा जो तुमने नोटिस किया हो? हाँ सर, कल सुबह की बात है। मैं बड़े साहब के लिए चाय लेके आया था। साहब वो उनको 5,000 रुपये का जरूरत था। गांव वाला जो घर है ना, उसका मरम्मत कराना है। क्या? अभी 3 महीने ही हुए हैं तुम्हें यहाँ काम करते हुए, और पिछले महीने ही 5,000 रुपये एडवांस लिए हैं। मुझे पता है तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए। नहीं साहब, इतना अच्छा से ड्यूटी करते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। तुम्हारी बहुत कंप्लेन आ चुकी है मेरे पास। तुम दारू पीकर ड्यूटी पर आते हो। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, समझ जाओ। हम माँ कसम खा के कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। अरे रुके क्यों हो, जाओ। आ जाते हैं पैसे मांगने। अच्छा, तुम्हें पता है कि प्रभात जी को कोई धमकी भरी चिट्ठियां लिखता था? नहीं सर, मुझे नहीं पता। सर, दिन का वॉचमैन पड़ोसी और आसपास के लोगों से मैंने पूछताछ की है। अग्रवाल फैमिली के बारे में सब अच्छा ही बता रहे हैं, पर हाँ, पिछले कुछ दिनों से अग्रवाल साहब की अपनी बेटी के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। सर, हो सकता है कि ये घरेलू अनबन का मामला हो, और ये अनबन पैसों के लिए हो। और वो नाइट वॉचमैन हरिराम, उसकी कोई खबर लगी? अब वो एक अहम कड़ी है इस केस में। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। एक टीम को भेज दिया उसे सर्च करने के लिए। और बानी की कोई खबर? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। गुप्ता, बानी के घर भी कांस्टेबल भेजो। ओके सर। अग्रवाल दंपत्ति की हत्या के बाद उनका नाइट वॉचमैन हरिराम गायब था। उसका यूं अचानक गायब हो जाना उसे शक के दायरे में ला रहा था। एक तरफ जहां प्रभात अग्रवाल की बेटी बानी अब तक किसी का फोन नहीं उठा रही थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि प्रभात अग्रवाल ने अपनी जायदाद को हाल ही में 2 हिस्सों में बांटा था, जिसमें से एक हिस्सा तो उनकी बेटी बानी का था, लेकिन दूसरा हिस्सा उन्होंने अपने भतीजे निकेत के नाम किया था। जायदाद और इंश्योरेंस के इतने बड़े खेल में किसी को अपनी हार नजर आ रही थी तो किसी को जीत। तो क्या हार का डर इस हत्या की वजह बना था, या फिर जीत की मोटी रकम ने 2 जिंदगियां खत्म कर दी? बानी, निकेत, हरिराम, ये तीनों पुलिस के शक के दायरे में थे, पर क्या ये वाकई में अपराधी थे, या फिर कोई और ही था जो अब तक नकाब पहने घूम रहा था? पापा, बड़े पापा और बड़ी मम्मी नहीं रहे हैं। बानी बहुत दुलारी है इस घर की। उसे जिंदगी के सारे सुख देने में बड़े साहब और मालकिन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बानी सौरभ से प्यार करने लगी थी। उसकी हैसियत इस घर के बराबर नहीं थी, लेकिन बानी की जिद थी कि वो शादी करेगी तो सिर्फ सौरभ से। लेकिन बड़े साहब और मालकिन को लगता था कि वो उसको खुश नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्होंने बानी को समझाया भी। देख बेटा, सौरभ हमें भी पसंद है। मैं सौरभ की बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ तुम मिडिल क्लास लोगों में एडजस्ट नहीं कर पाओगी, और वहाँ तेरी सारी डिमांड भी पूरी नहीं होगी। मुझे कुछ नहीं पता। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सौरभ से। तो मुझे वो पसंद है। बेटा, तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद भी सब ऐसा ही रहेगा? नहीं, ये नौकर चाकर, ये सुख सुविधाएं जिनकी तुम्हें आदत है ना, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सौरभ इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसे थोड़ा वक्त दो बेटा, क्योंकि उसकी जॉब अभी भी शुरू हुई है। बस इतनी सी बात।
अरे पापा, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो क्या आप मेरे पापा नहीं रहोगे? और वैसे भी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए तो पापा है ना। प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। इधर आओ, मेरी बात सुनो। हम दोनों के रहन सहन में बहुत फर्क है, जो तुम्हें समझना पड़ेगा। हाँ? मतलब आप नहीं मानोगे ना? अरे बेटा बानी सुनो। बानी दीदी सौरभ भैया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बड़े मालिक और मालकिन उनके रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। इसलिए बानी दीदी ने अपने आप को बेडरूम में लॉक कर दिया और साथ ही साथ भूख हड़ताल भी कर दी। बानी बेटा, बानी बेटा दरवाजा खोलो। खाने पर कैसा गुस्सा? बानी, मुझे डर लग रहा है, कहीं अंदर उसने कुछ कर ना लिया हो। अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। बानी, बानी बेटा, बेटा बाहर आ जाओ। अरे बाहर आओगी तो कुछ बात करते हैं ना। कोई बात नहीं करनी मुझे। अब अगर आप लोगों ने हाँ नहीं की तो दरवाजा तोड़कर मेरी लाश निकाल लीजिएगा। अब अगर या तो मेरी सौरभ से शादी होगी, नहीं तो मौत। अरे बानी बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? सुनो, परेशान मत हो। अरे बेटा बाहर नहीं आओगी तो सौरभ से मिलोगी कैसे? आ जाओ। अरे बानी बच्चा, तो ठीक है ना? बानी दीदी बहुत जिद्दी और गुस्से स्वभाव की थी। लेकिन सबकी दुलारी थी। आखिर वो बड़े साहब की इकलौती औलाद जो थी। वो मैं आपको एक बात बताना भूल गया। कौन सी बात? यही कि बानी बड़े पापा और बड़ी मम्मी की अपनी बेटी नहीं है। मतलब कि उन्होंने बानी को किसी से गोद लिया था। कुछ पता है किससे? नहीं सर, ये मुझे आइडिया नहीं है। ये शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। अब मैं किसी भी कीमत पर नहीं रुकूंगी। बानी लिसन, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम थी तो शादी से पहले सोचना चाहिए था। बानी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं सब ठीक कर लूंगा। तुम तो कुछ बोलो ही मत, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मिल रही है ना खुशी? बानी पागलों जैसी बातें मत करो। आई विल हैंडल एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। बानी प्लीज एक बार मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बानी एक बार फिर सोच लो तुम। मुझे कोई बात नहीं करनी। भाई साहब, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? बाहर सब लोग बातें कर रहे हैं कि प्रभात अग्रवाल किसी की बेटी को उठाकर ले आया है अपनी बेटी बनाकर। अरे नवीन मेरे भाई, तो इसमें बुराई क्या है? बच्ची सुभद्रा को पसंद है, उसका उसके साथ मन लग गया है, हमने इसे कानूनन अडॉप्ट किया है, तो तुम्हें इससे एतराज क्या है? एतराज है भाई साहब। ऐसे कैसे किसी की बच्ची को आप घर में उठा कर ले आओगे? ऐसे आगे चलकर सारी जायदाद में इसका भी हिस्सा बनेगा। नवीन, जैसे तुम्हारा बेटा निकेत तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी का हकदार है, वैसे हमारी प्रॉपर्टी की हकदार ये होगी। सर, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में सारा शक हरिराम के ऊपर ही जा रहा है। सर, हो सकता है कि ये सब हरिराम ने पैसों के लिए किया हो, अकेले या फिर किसी गैंग के साथ मिलकर। गुप्ता, हो सकता है कि कत्ल का मोटिव पैसे से बढ़कर कहीं ज्यादा हो, कहीं तो कोई एंगल है। सर, वो धमकी वाली चिट्ठी भी तो एंगल हो सकती है जो हमें अग्रवाल फैमिली के घर पे मिली थी। प्रभात एक लॉयर था, डेफिनेटली इसके बहुत सारे दुश्मन होंगे। इसके ऑफिस में जाओ और पता करो। और हाँ, सभी घर वालों के फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग के सैंपल्स लो। हो सकता है धमकी भरी चिट्ठी से किसी की हैंडराइटिंग मैच करे। और उस मर्डर वेपन का मिलना भी बहुत जरूरी है। घर में और उसके आसपास अच्छी तरह से सर्च करो। ओके सर। हेलो, क्या? ठीक है, हमारा है सर। हरिराम के घर का पता चल गया। चलो। तलाशी लो घर की। देखो सर, आसपास पता करो हरिराम को आखिरी बार कब देखा गया। अगर पैसे और जेवर यहां हैं तो वो भी आसपास होगा। अपने खबरियों को फैला दो।
अब सवाल बस एक है, हरिराम ने अकेले ये सब किया है या फिर वो किसी के इशारों पे नाच रहा है? हाँ सर, मेरी मम्मी पापा से कहा सुनी हुई थी। बचपन से हर चीज पर सिर्फ मेरा ही हक था। मुझे हमेशा उनकी फुल अटेंशन मिली है, पर अचानक से उन्होंने सब कुछ आधा आधा बांट दिया था। आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी में बानी के साथ साथ निकेत का भी बराबर का हिस्सा होगा। और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझसे खर्चा पानी छीन लिया था। मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड सब बंद कर दिए थे। उनका कहना था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट करूं। कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? कल पापा मम्मी की एनिवर्सरी थी। चलो सुभद्रा, केक काटते हैं। हाँ, भी ले देती हूँ। बानी, सौरभ कब आएगा? वो नहीं आएगा। अरे वाह, कितना प्यारा गिफ्ट है। थैंक यू बेटा। मुझे पता है ये गिफ्ट आपकी हैसियत से काफी छोटा है, पर क्या करूं, मेरी उतनी औकात ही नहीं है। वो मेरा पति उतने पैसे नहीं कमाता है ना, आपको तो पता ही है ना? बेटा, तुम्हें तो अपने पति पर प्राउड फील करना चाहिए। अरे हमें तो खुशी है तुम्हें सौरभ जैसा पति मिला। हीरा चुना है तुमने। हाँ, पर उस हीरे की कीमत तो पीतल जितनी भी नहीं है ना। और वैसे भी आपको तो आपका वारिस मिल गया है, इस खानदान का खून, निकेत। हीरा क्या है? मैं तो बाहर वाली हूँ, एडॉप्टेड हूँ। नशा करके आई हो? अपने माँ बाप के सामने कैसे बात की जाती है समझ में नहीं आता। पागल हो गई है? पागल हो गई हूँ मैं? सच सबको करवा लगता है पापा। और वैसे भी आपने अपनी खुशी के लिए मेरा यूज किया है। जब शादी हो गई तो लगा बस उतर गया सर से बोझ। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जा। चुप नहीं होंगी आज मैं। सौरभ का एक्सक्यूज देके आपने मुझसे मेरी सारी लग्जरी छीन ली। क्यों? क्योंकि आपका अपना खून निकेत वापस आ गया है। कल तक जिसने आपको पूछा तक नहीं, आज उसको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया, इसलिए क्योंकि आपका खून है ना। कितने सेल्फिश हो आप लोग। आपने ये सब मेरे साथ जानबूझ के किया। दिखा दी ना अपनी औकात। क्या हो गया तुझे? पागल हो गई है? इस दिन के लिए पाल पोस के तुझे बड़ा किया था कि माँ बाप के सामने इस तरीके से बोले। जिस जायदाद को लेके तू तमाशा कर रही है ना, तो कान खोल के सुन ले। इस घर से तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तेरा और हमारा रिश्ता आज से खत्म। चले जा यहाँ से, चले जा। पराए खून को पाल के हमने बहुत कर देगी, बहुत कर देगी। अच्छा हुआ अभी से रिश्ते खत्म हो गए। आपको पता है कि आपके बायोलॉजिकल माँ बाप कौन है? सर, मेरे लिए मेरे माँ बाप ही सब कुछ थे और कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, मैंने परसों सुबह 4 बजे की फ्लाइट बुक कर दी है। आप 6:30 बजे तक आ जाएंगे। ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। तू टेंशन मत ले, बाकी मैं आके संभाल लूं। निकित बाबा, छोटे मालिक सो गए हैं, आपका खाना कमरे में लगा दिया है, खा लेना। अरे, तू सोया नहीं अभी तक? माँ बस दोस्त से बात कर रहा था, सोने ही जा रहा था। लो, लाइट भी चली गई। कब तक छुपा पाओगे? पता नहीं। अब पछताने से क्या फायदा? अगर मेरी बात मान ली होती तो अभी किसी को रोना नहीं पड़ता। इस केस की तहकीकात में अब तक कई सच सामने आए थे। रिश्तों की मिठास और कड़वाहट के सभी पहलू दिखाई देने लगे थे। बानी के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा था और शक के घेरे में प्रभात के वकालत के पेशे को लेकर भी कई दुश्मन थे। पुलिस इस बात को भी मानकर चल रही थी कि यह केस लूटपाट और हत्या का भी हो सकता है, क्योंकि वॉचमैन हरिराम भी गायब था। पुलिस इस मामले में हर मुमकिन गुंजाइश को टटोल रही थी। सर, प्रभात और सुभद्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, दोनों ही विक्टिम्स के सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। लगातार खून निकलने की वजह से इन दोनों की मौत हुई है। और सर, हत्या का समय 9 से 10 बजे के बीच का है। 9 से 10? इस टाइम पे तो बानी और वॉचमैन हरिराम दोनों घर पे थे।
हेलो, क्या? ठीक है हम आते हैं। सर हरिराम के बारे में एक लीड मिली है, वो कहीं छुप कर बैठा है। चलो। चल शुरू हो जा। हम किसी को नहीं मारे, ना किसी को मारने का सुपारी दिए साहब। देख, झूठ बोल के अपनी हड्डियां तोड़वाने से अच्छा है कि सच बोल। वो चोरी के जेवर और पैसे हमें तेरे घर से मिले हैं और हमने तेरी पुरानी हिस्ट्री भी खोद निकाली है। जहां तू पहले नौकरी करता था वहां भी चोरी हुई थी, इसी वजह से तुझे निकाला गया था। साहब हम कुछ नहीं किया, हमको क्या मिलेगा मालिक और मालिक को मार के? साहब सच बता रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तूने किसी और के कहने पे किया हो और इस चीज के तुझे पैसे मिले हो? जीवन में मेरे को मच्छर नहीं मार पाएगा, आदमी कहाँ से मारेंगे साहब? तो फिर वो जेवर और पैसे कैसे आए तेरे घर पे? हमको नहीं मालूम साहब। तो ये बता कि कल रात को क्या हुआ? रात में हम ड्यूटी पे करीब 8 बजे पहुंचे, उसके बाद 9:30 बजे हम देखे कि इस दिन के लिए पाल पोस के तुझे बड़ा किया था कि माँ बाप के सामने इस तरीके से बोले? चले जा यहाँ से, चले जा। ऐसा हमेशा होता था? साहब हम जब से आए तब से बानी दीदी को ऐसे ही देख रहे हैं, बहुत गुस्से में रहती है वो। बानी के जाने के बाद तूने कुछ देखा या सुना? वो हमको नहीं मालूम। अब वो दरअसल हमको दारू पीना था तो हम बानी दीदी के पीछे ही चले गए। हमको लगा कोई नहीं आएगा तो बस सोचे थोड़ा मूड बना। उसके बाद कहाँ गया थे? साहब हम पास के ठेके पे थे, कुछ दोस्त यार मिल गए थे तो हम लोग पीने लगे। अब शायद ज़्यादा हो गया था, हम सो गए। जब आँख खुला तो देखे सुबह हो गया था। हम भाग के घबरा के एकदम ड्यूटी पे पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो देखे बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ है। इधर उधर से पता किया तो पता चला कि हमारे साहब लोग का हत्या हो गया। तब हम डर के वहाँ से भाग गए। हमको पता था कि आप लोग हम ही पे शक कीजिएगा, हमारा पिछला रिकॉर्ड निकाल के हमारे पीछे पड़ जाइएगा आप। सच बोल रहा है? साहब हम अपने बीवी बच्चा का कसम खा के कह रहे हैं, हमको जेवर और पैसे के बारे में कुछ नहीं पता है। साहब आप किसी से भी पता कर लीजिए। पता तो हम लगा ही लेंगे। अच्छा ये बता कि बानी वहां से कितने बजे निकली थी? 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब करने के लिए बानी ने तुझे पैसे दिए थे? नहीं साहब, बानी दीदी का हमको पैसा देती है। पिछला महीना मांगे थे तो 200 रुपये हाथ में थमा दी, लेकिन उस जगह उसको जूता, कपड़ा, नया नया मोबाइल सब देती थी। देख, तेरी बात में अगर जरा सा भी झूठ निकला ना तो खाल खींच लेंगे तेरी, याद रखना। सब कहां से आया? और ये पैसे बानी देती है ना तुझे? चल 12 चल बात। साहब इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? साहब मेरा बेटा निर्दोष है, इसने किसी को नहीं मारा है। ये पैसे कहाँ से आए? बानी देती थी ना? क्यों देती थी वो बोल। सब वो बानी दीदी मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानती है। वो चाहती है कि मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहनूं और अच्छी जिंदगी जीऊं। और बड़े साहब मेरी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाते थे और चाहते थे कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। लेकिन बानी दीदी मुझे चुपके चुपके पैसे देती है। थैंक्स दी। एक दिन घर में कुछ प्रॉब्लम हुई और उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया। और पैसे ना मिलने की वजह से तुझे प्रॉब्लम, गुस्सा आया और तूने इस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया। साहब हम उन्हें क्यों मारेंगे? वो हमारे अन्नदाता थे, उन्हें मार के हमें क्या मिलेगा?
अब निकेत से क्यों नहीं पूछते? बड़े मालिक के मरने का तो सबसे ज्यादा फायदा तो उसी का हुआ ना। आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी में बानी के साथ साथ निकेत का भी बराबर का हिस्सा होगा। सर हमने कंफर्म किया है, हरिराम सच बोल रहा है। ठेके वाले ने बताया कि वो 9:45 से 11:30 बजे तक ठेके पर ही था। मतलब हरिराम 9:30 बजे ड्यूटी से निकला, घर से ठेका 15 मिनट की दूरी पर है। 9:45 बजे वो ठेके पे पहुंचा और फिर सारी रात वहीं रहा। सर इसका मतलब है कि हरिराम मर्डर के वक्त घर पे नहीं था। फिर हो सकता है कि ये सब कुछ बानी ने किया हो, या फिर किसी और ने मौके का फायदा उठा के हत्या को अंजाम दिया। क्योंकि वॉचमैन हरिराम वहां नहीं था, इसलिए किसी ने उसे देखा तक नहीं। इसीलिए मैं सीसीटीवी कैमरे को इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ। इनके घर का सीसीटीवी ठीक कराया? यस सर। सर मैंने जगत के फोन रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स दोनों को क्रॉस वेरीफाई किया है। सर जगत सच बोल रहा है, हत्या वाली रात ये वहां नहीं था। और ये निकेत? सर ये निकेत इस हत्या के पीछे हो सकता है, क्योंकि इस हत्या से इसे करोड़ों का फायदा हुआ है। और सर वारदात वाली रात ये घर पर ही था। इस सब के पीछे बानी भी हो सकती है, क्योंकि शादी के बाद उसकी लग्जरी खत्म हो गई थी। इसी वजह से बानी का अपने माँ बाप से झगड़ा भी हुआ था, और इसे तो ये भी लगने लगा था कि अडॉप्टेड होने की वजह से इसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। प्रभात के हाथ खींच लेने की वजह से इसे भी परेशानी हुई होगी। इसे लगा होगा कि आज आधी जायदाद गई है, कल पूरी भी जा सकती है। इन मर्डर्स के पीछे सौरभ का भी हाथ हो सकता है। सर अंकल आंटी को मैंने ही मना किया था बानी को पैसे देने के लिए। शादी के 6 महीने बाद भी इतनी लग्जरी में जी रही थी, क्योंकि इसे माँ बाप इसके सब कुछ प्रोवाइड करते थे, और इसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा था। इंसान की चादर जितनी छोटी होती है ना, उसे पैर उतने ही फैलाने चाहिए। किसी ने मेरी फेवरेट गेम पे फिल्म बनाई है। तेरी फेवरेट कहाँ से होगी? बोल। मैंने कितने बार कहा कि जो महंगा दोनों के मुंह नहीं लगता। बानी आज खाने के लिए फिर कुछ नहीं बना? मेड ही नहीं आई, मैंने भी कुछ नहीं खाया। चलो ऑर्डर कर। बताओ क्या खाओगे? मेरा ना चाइनीज खाने का मन है। देखो बानी, हम लोग आजकल रोज ज्यादा ही बाहर खाना खा रहे हैं। तुम ये जब टीवी देखती हो तो कोई कुकरी शो देख के कुकिंग सीख लो ना। ये खाना वाना बनाना ना मिडिल क्लास की औरतों का काम है, और वैसे भी इतना शौक है घर का खाना खाने का तो फुल टाइम मेड रख लो। बानी प्लीज बात को समझो ना यार। जब से आई हूँ तब से समझ ही रही हूँ। तुम फुल टाइम मेड इसलिए नहीं रखोगे क्योंकि उसमें ज्यादा पैसे लगते हैं, और मुझे रखने नहीं दोगे क्योंकि पापा के पैसों से तुम्हें प्रॉब्लम है। मोहन सौरभ, वो पैसे भी तो मेरे ही है ना, और मेरे मतलब तुम्हारे हैं। इनफैक्ट मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इतना सा भी काम नहीं करती। सर उस दिन मैं बहुत गुस्से में गई। पापा ने बताया था कि सौरभ उनसे मिलने गया था। बानी, सौरभ जैसे हस्बैंड को पाकर तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हें पता है बेटा, सौरभ ने खुद आकर मुझसे कहा कि आप बानी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, ताकि तुम उसके लाइफस्टाइल में एडजस्ट हो सको। सौरभ हीरा है, बहुत अच्छा लड़का है। वो सही कहते थे, मैं ही उन्हें समझ नहीं पाई और ना ही सौरभ को। इसलिए तो आखिरी बार भी उनसे झगड़ा ही किया। काश मैंने उन्हें इतना परेशान नहीं किया तो आज वो जिंदा होते। ये वही बात है जिसे आप अपने साथ अपने घर से लेकर आई थी? हाँ सर, झगड़ा करते वक्त ही मेरे हाथ में ही था और फिर हाथ में ही रह गया। इसे फॉरेंसिक लैब भेजो। ओके सर। सर ये केस तो बड़ी अजीब सिचुएशन में आ गया है। सारे के सारे कातिल लग रहे हैं और सारे के सारे निर्दोष। इसीलिए तो कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। खैर, हैंडराइटिंग मैच का क्या हुआ? सर सबके सैंपल लेकर एक्सपर्ट टीम को भेज दिया है। गुड। गुप्ता, इस कहानी के सभी किरदारों पर कड़ी नजर रखो, खासतौर पर इस निकेत पर। राइट सर। प्रभात और सुभद्रा अग्रवाल के कत्ल की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। पुलिस की शक की सुई बारी बारी से इस कहानी के हर किरदार की तरफ घूम रही थी, लेकिन किसी के भी खिलाफ उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था। और फिर अचानक एक ऐसी बात सामने आई जिसकी वजह से सबके होश उड़ गए। इस केस में आए इस नए मोड़ ने इस केस की दिशा कहीं और ही मोड़ दी। गुप्ता सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर मैं जब 6:30 बजे घर पहुंची और देखा तो आपको किसी पे शक है? हाँ, बानी पे।
उस नौकरानी की बेटी को घर की महारानी बना दिया था भाई साहब ने। क्या बानी नौकरानी की बेटी? किस नौकरानी की? हमारे घर की नौकरानी कमला। कमला, तुम अकेली दोनों बच्चों की परवरिश कैसे करोगी? मैं सोच रही थी कि बानी हम गोद ले लेते हैं। बानी हमें दे दो। हाँ कमला, हम कानूनन इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने यहीं इसकी परवरिश होगी, यहीं पढ़ाई लिखाई होगी, इसका भविष्य बनेगा, इसकी जिंदगी बन जाएगी। हाँ कमला, मना मत करना, ये बच्ची हमें दे दो। अच्छा, लेकिन हमें तो अभी तक किसी ने नहीं बताया कि बानी नौकरानी की बेटी है। आपको कोई क्यों बताएगा? अरे सब लोग उस नकचड़ी और जिद्दी बानी से डरते थे। उसने अपना कन्यादान भी कमला को करने नहीं दिया ताकि किसी को पता नहीं चले कि वो कमला की बेटी है। और आज जब मेरे बेटे को भाई साहब की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल रहा था तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी ने मेरे बेटे को मार दिया। रानी की बेटी को घर की महारानी बना दिया था भाई साहब ने। बानी नौकरानी की बेटी? किस नौकरानी की? हमारे घर की नौकरानी कमला। लेकिन हमें तो अभी तक किसी ने नहीं बताया कि बानी नौकरानी की बेटी है। आपको कोई क्यों बताएगा? अरे सब लोग उस नकचड़ी और जिद्दी बानी से डरते थे। उसने अपना कन्यादान भी कमला को करने नहीं दिया ताकि किसी को पता नहीं चले कि वो कमला की बेटी है। और आज जब मेरे बेटे को भाई साहब की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल रहा था तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी ने मेरे बेटे को मार दिया। ये सब झूठ है। मेरी बेटी सबसे प्यार करती थी, वो किसी को मार ही नहीं सकती, खासकर उन्हें जिनको वो अपना माँ बाप और सबको समझती थी। गुप्ता साहब, बानी को बुलवाओ और यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। देखो कि कल रात यहाँ कौन कौन आया था। ओके सर। सर, वो धमकी वाली पर्ची की हैंडराइटिंग मैच हो गई है। अब समझ में आया कि इन दोनों डेड बॉडीज पर घाव एक जैसा क्यों था। सब कहाँ लेके जा रहे हैं? सब छोड़िए इसे, सब छोड़िए इसे, सब छोड़िए। देख, हमें पता चल गया है कि पैसों के लिए धमकी भरी चिट्ठियां तू लिखा करता था। सर, मैं मानता हूँ कि वो चिट्ठियाँ मैंने लिखी थी, लेकिन किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। बानी दीदी ने मेरी आदत बिगाड़ दी थी और फिर एक दिन अचानक से उन्होंने मुझे पैसा देना बंद कर दिया। मैंने ये चिट्ठी वाला आइडिया लगाया। लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। झूठ मत बोल। तुझे पैसे मिले और तूने उन लोगों को। इसकी कोई गलती नहीं है, इसने किसी को नहीं मारा। मेरा बेटा किसी को नहीं मार सकता साहब। बोल, कैसे मारा उन्हें? सर, मैंने नहीं मारा सर किसी। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है और गार्ड ने भी हमको बताया कि ना तो कोई घर में आया और ना कोई गया। इसका मतलब साफ है कि कातिल घर में ही मौजूद था और अब भी है। क्या लगा रखा है? सीधे सीधे बोल, वरना थाने ले जाकर इसी कुटाई करूंगा ना। बोल कैसे मारा? सर नहीं। बोल कैसे मारा मैंने? सिलबट्टे से मारा। मोहित, इन्हें फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भिजवाओ। चलिए कमला जी, बोलना शुरू कीजिए। मेरे पास पूरे घर की चाबी रहती थी, इसलिए उस रात मैं निकेत के कमरे में गई। मैंने देखा कि वो सो रहा है। और तुमने अपने बड़े मालिक और मालकिन को किस लिए मारा? मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया, अपनी भानी के लिए किया। मैंने उन्हें अपनी बच्ची दी थी, ये सोचकर कि वो एक अच्छी जिंदगी जिएगी, अच्छे लोगों के बीच में रहेगी।
मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे ये गरीबी और लाचारी भरी जिंदगी जिए, लेकिन आज जब उसे सब कुछ मिलने वाला था, ये सारा घर, जमीन, जायदाद, तो एक झटके में उसने सब कुछ छीन लिया। उन तीनों की वजह से दुखी थी मेरी बच्ची। ऐसा कैसे कर सकते वो उसके साथ? और उस रात उन्होंने इसके ऊपर हाथ भी उठाया। मेरी बेटी किसी से कम नहीं थी साहब। कुछ दिनों से बहुत दुखी थी मेरी बेटी, उससे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उन तीनों को मार डाला ताकि मेरी बेटी सुखी रह सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके। उस रात मैं दही जमाने घर गई थी। बाहर निकली, मैं ऊपर गई और ऊपर से सिलबट्टा ले आई और फिर अंदर जाकर उन दोनों को मार डाला। मुझे पता था कि अलमारी की चाबी कहाँ है। मैंने अलमारी खोली और सारा जेवर और पैसा निकाला और सीधा जाकर हरिराम के घर छोड़ाई। मुझे हरिराम का घर पता था और मुझे यह भी पता था कि आधे से ज्यादा समय तो वो नशे में रहता है। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि सारा इल्जाम हरिराम के ऊपर आ जाए और मुझ पर कोई शक न करे। माँ हूं साहब, जो कुछ किया अपने बच्चों के लिए किया, उनके अच्छे भविष्य के लिए किया, ताकि मेरे बच्चे खुश रह सके। कमला की यह चाह थी कि उसकी बेटी बानी को दुनिया की हर खुशी मिले, लेकिन इस चाह की कीमत क्या किसी की जान की कीमत से बड़ी हो सकती है? प्रभात और सुभद्रा अग्रवाल ने कमला की बेटी बानी और बेटे जगत के लिए एक अच्छी और जिम्मेदार जिंदगी ही सोची थी, लेकिन कमला की सोच ने उनकी समझ और सीख को पैसे से तोल दिया और नतीजा क्या निकला? 2 मासूम लोगों का कत्ल। आशाओं और आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती। इन्हें पूरा करने की लालसा में कभी कभी हम अपने शुभचिंतक को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं और कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें हमेशा रहता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को एक सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों के साथ जिएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज की ये भागदौड़ भरी जिंदगी हर इंसान के लिए तनाव से भरी हुई है। इंसान अपने कल को बेहतर बनाने के लिए आज की संघर्ष में दौड़ में लगा रहता है, लेकिन जब उम्मीदें हाथ से छूटती हैं तो लोग बेचैन हो उठते हैं और इसी उलझन में कुछ गलत कर बैठते हैं और इसी से नींव पड़ती है अपराध की, जो हमारे अंदर के विकृत विचारों को गलत रास्ते से बाहर लाती है और इंसान हैवान बन जाता है। आज की ये कहानी बहुत अनोखी है और ऐसे कई सवाल खड़े करती है जो हमारे ज़मीर को झकझोरते हैं। बॉडी सगळ्यात अगोदर कोणी बघितली? साहेब मी बघितली. तुम्ही ओळखता याला? कहाँ रहता है ये? हाँ साहब ओळखतो. बीड गावात राहतो. राजाराम नाव आहे साहब त्यांचं. साहब इसको नागकन्या ने काटा होगा. क्या बोला? नागकन्या? हाँ साहब. नागकन्या का है? साहब देखा तो नहीं मगर सुना था इसका कोई नागकन्या के साथ चक्कर था साहब. सर ये बात तो तय है कि इसकी मौत जहर की वजह से हुई है। पूरा बदन नीला पड़ गया और मुंह से झाग भी निकल रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि जहरीली शराब पी ली होगी इसने, या शराब की ओवरडोज से मौत हुई होगी। ये समझ में नहीं आ रहा, शायद इसने आत्महत्या कर ली होगी। पर आत्महत्या करने को इतनी दूर क्यों आएगा? तो सहरा ये किसी की शादी में जा रहा था या शादी से आ रहा था या इसकी खुद की शादी थी? रही बात जहर की, जहर इसने पिया है या इसे पिलाया गया है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे किसी सांप, बिच्छू या जहरीले जानवर ने डस लिया हो। और सर ये नागकन्या का क्या चक्कर? कुछ नहीं, गांव वालों की अंधविश्वासी बातें हैं, उसका पता तो हम लगा ही लेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकी सारी बातें भी क्लियर हो ही जाएगी। रही बात जहरीली शराब की, आसपास के इलाके में चेक करो कि कोई केस दर्ज हुआ है कि नहीं, क्योंकि जहरीली शराब का कोई एक विक्टिम नहीं होता, काफी लोग उसके घेरे में आते हैं।
आसपास के दवाखाने में चेक करो। साहब इकडे बघा। साहब ये राजाराम की गाड़ी लगती है। राजाराम शिंदे, बिड़गांव। बड़ी अजीब बदबू आ रही है। सर शराब का शौकीन लगता है ये। जी सर। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, हम लोग राजाराम शिंदे के घर पे जाते हैं। जी सर। वो दो रहस्यमय लड़कियां कौन थी, वो क्यों भाग रही थी, और साथ बैठी लड़की ने ऐसा क्या देख लिया था कि वो अपने होश ही खो बैठी। जैसे जैसे तहकीकात की परतें खुलेंगी और ये कहानी आगे बढ़ेगी, ऐसे कई वाकयात सामने आएंगे जो आपकी रूह को थर्रा देंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। राजाराम शिंदे इथेच राहतो का? हो साहेब, काय झालं? भाईनी चुप हो जा भाईनी, संभाल अपने आप को। मला माहित होतं एक दिन ये होना। मैंने कितना मना किया लेकिन वो नहीं माने। उस नाक कन्या के जहर ने मुझे मार डाला। अब वो हम सबको अपना निशाना बनाएगी। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं मेरे बच्चे को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। तुम लोग भी चले जाओ, नहीं तो वो तुम सबको मार डालेगी। भाई नहीं संभाल। ये नाग कन्या का क्या चक्कर है? साहब राजा दादा तो एकदम धार्मिक आदमी था साहब, रोज पूजा पाठ करता था। उसको किसी ने बताया था कि उसके हाथ में धन लाभ है, कोशिश करते रहो, जीवन में आगे बढ़ोगे। नाग कन्या से मिलने के बाद उसका नसीब एकदम बदल गया साहब। 1 साल पहले मामूली सुपरवाइजर का काम करता था साहब, कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसका झगड़ा हो गया और उसने खुद का धंधा शुरू कर दिया साहब। बोलता था एक बार 100% नाग कन्या वश में आ जाएगी तो घर में पैसे रखने की जगह नहीं होगी साहब। ये नाग कन्या मिली कहाँ उसे? वो तो पता नहीं साहब। तुम्हारा भाई शादी के कपड़ों में था, क्यों? साहब वैसे तो सब राज में रखता था, लेकिन काली नीली होकर मरेगी तू। नाग कन्या मेरे वश में होने वाली है, तुम देख लेना, सब लोग देख लेना। एक बार मेरी उससे शादी हो जाए ना, कैसे चुटकियों में बदलती अपनी किस्मत। अरे और तेरे को क्या लगता है वो तेरी सौतन बन के इस घर में रहेगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हे सगळं आता जाता बंद करा। अगं हे मी आपल्या संसारासाठी करतोय, अपने संसार के लिए, तेरे लिए कर रहा हूँ। तेरी भलाई इसमें, मेरी भलाई है, अरे हम सबकी भलाई है इसमें। साहब दादा नाग कन्या के साथ लग्न करना होता साहब, पर सच क्या झूठ क्या वो मुझे नहीं पता। हाँ साहब, वो हेमंत गडकरी के पास सुपरवाइजर का काम करता था साहब। गांव में स्कूल, अस्पताल, सड़क, उनके लिए वो मजदूर भेजता था साहब। दादा को अचानक एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और उसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया साहब। ए राजा, मेरे जूते में पैर डाल के मेरे को गिराना चाहता है क्या? ए हेमंत, हवा बदलती है, तू भी तात्या पाटिल के यहाँ पर नौकर था। जास्त बोलू नकोस, ये तो खाल खींच के भूसा भर दूंगा, समझा क्या? तेरे को जो करना है वो कर, तेरा टाइम खत्म, मेरा चालू। निकल उसको, बाहर निकल। उनका ये झगड़ा बहुत बढ़ गया साहब। कल रात तो उनकी मांडवली की मीटिंग भी होने वाली थी साहब। मुझे लगता है कि हेमंत ने राजा दादा को मारा होगा। मौका वारदात से राजाराम का मोबाइल वगैरह कुछ नहीं मिला, घर पे छोड़ गए थे? नहीं साहब। नंबर दो जरा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ। स्विच ऑफ आ रहा सर। ठीक है, और कोई जानकारी मिलती है तो सबसे पहले तुम हमें इन्फॉर्म करोगे, और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को लेकर जाना।
राजाराम के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल और ये हेमंत गडकरी उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। और ये नाग कन्या क्या है उसके बारे में पता करो। यस सर। बच्चा अरे काय झाला? कहाँ की रहने वाली है? अरे क्या हुआ? आज अमीन। सर, हेमंत पिछले 2 दिन से घर नहीं लौटा। उसकी बीवी से बात हुई है मेरी। ठीक है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर हेमंत कहाँ है? साहब कल से तो वो साइड पे भी नहीं आए। राजाराम आया था? हाँ साहब, 2 दिन पहले शाम को आया था, फिर दोनों मिलकर अप्सरा पार चले गए थे। सर, हेमंत और राजाराम ने गांव के शराब के ठेके पर ही मीटिंग की थी। दोनों में बहस भी हुई थी सर। अरे ये हेमन्या, तू ज्यादा हाथ पैर चलाना बंद कर। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। पावर आ गया अपने पास। और तू तो साला पहले से ही मेरे दिमाग में जाता था। तू तेरा देख, मैं मेरा देखता हूँ। इस हेमंत का फोन सर्विलेंस पे डाल दो। जिस दिन हेमंत हाथ में आ जाएगा ना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके सर। नाग कन्या नाग कन्या दर्शन करने हैं? 1 मिनट, दिखा दिखा। सिर्फ 200 रुपए की बात है, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। चल लेके चल। 1 मिनट, पहले पैसे दो। अरे राजू, पैसे देना। भाई भाई भाग भाग भाग। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। राजाराम की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। जहर से हुई उसकी मौत और एक नाग कन्या के साथ उसके ताल्लुकात की बातें अलग अलग रूप में सामने आ रही थी। वो संदेशपद लड़कियां कौन थी, क्या चाहती थी वो, लोग ऐसा क्या देख रहे थे कि अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। वो दूसरी लड़की कौन थी, क्या उसने भी जो देखा था वो इतना भयानक था कि उसके होश उड़ गए थे। पुलिस इस मामले की जड़ तक जाने के लिए हर पहलू को बारीकी से तलाश रही थी। क्यों मारा राजाराम को? साहब मैंने नहीं मारा, मैं कुछ नहीं किया। खराब बोलते हुए नहीं मारा तो भागे क्यों? मेरे मुकादम ने बताया कि राजाराम के मर्डर केस में आप लोग मेरे को ढूंढ रहे हो, लेकिन साहब मैंने उसे नहीं मारा। मेरा उसको कोई लफड़ा नहीं था। हाँ, लफड़ा नहीं था, लफड़े से कुछ ज्यादा ही था। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैं बताता हूँ, तेरा धंधा उसने छीना था। तेरे वर्कर उसके साथ काम करते थे। तेरे यहाँ काम करने वाला एक मामूली कॉन्ट्रैक्टर तेरे बराबरी का हो गया था। एक नहीं, कई बचे थे। मैं उसे मारना चाहता था लेकिन मार नहीं सकता था, क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लगता था। डर? कैसा डर? साहब वो बहुत अजीब आदमी था, पागल, जादू टोना और वशीकरण में 1 नंबर। एक दिन मी सगळीकडे जातो, खूप उपाय करतो, एक भी जगह छोड़ता नहीं हूं मैं। ये शनि ऐसा नहीं निकलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझे? बकवास बंद कर। काय चाललंय इकडे? ए चला कामाला लगा, जाओ काम पे जाओ। हमारे बीच पैसे को लेकर झगड़ा हुआ, फिर वो अचानक गायब हो गया। फिर एक दिन अचानक दिन रात मजदूर काम पर लगाओ,
और काम पूरा करो, पार्टी से पैसा लेने का है। हेमंत, पैसे अब तुझे नहीं मुझे लेने हैं। इसका पुराना बोर्ड हटा, मेरा नया बोर्ड लगा, राजाराम कॉन्ट्रैक्टर्स। हेमंत, ये काम अब मेरा है। दिन में चढ़ा के आया क्या? चल निकल यहाँ से। चले, बाप की आवाज सुन। आता राजाराम करणार माझा काम, तो साइड खाली कर। जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। ये हेमन्या, देखा ना कन्या का चमत्कार? उसने मेरे अंदर की सफलता को तिच्या विषाने काढून टाकलंय। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तभी उसे मारना चाहता था, लेकिन मार नहीं सका क्योंकि उसके वश में नाग कन्या थी। सच बता, उसके शराब में जहर तूने मिलाया था ना? नहीं साहब, ना मैंने उसे मारा है और ना ही उसे मरवाया। ये काम नाग कन्या का लगता है साहब। जमील, इस नाग कन्या का जिक्र बार बार हो रहा है, पता करो ये नाग कन्या कौन है और रहती कहाँ है। सर, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक राजाराम की मौत जहर से हुई थी, लेकिन शरीर पे डसने का कोई निशान नहीं है। 2 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी सर। हेमंत से भी कुछ खास इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। इसका मतलब बाहर से निकलने के बाद राजाराम किसी और से भी मिला था। उसकी गाड़ी भी तो रास्ते में मिली थी हमें। मतलब फिर से किसी के साथ मिलकर शराब पी होगी, लेकिन कौन हो सकता है सर? तो जो कोई भी होगा जान पहचान वाला ही होगा, क्योंकि जबरदस्ती कोई मुंह में जहर कैसे डाल सकता है? ठीक है। यस सर। सर, राजाराम के कॉल डिटेल्स के मुताबिक राजाराम और वैष्णवी में काफी बातें हुई है और खबरों से यह भी पता चला है कि राजाराम और वैष्णवी के बीच कोई चक्कर चल रहा था। तलाशी लो घर की। यस सर। हाय झाला साहेब। सर, रवि के कमरे से कीमती सामान और गिफ्ट मिला है। राजाराम के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? धीर होते माझे जेठ थे। काफी अच्छा रिश्ता था भाभी और जेठ के बीच। तुम्हारे कमरे से जो चीजें हमें मिली है उसकी रसीद हमें राजाराम के वॉलेट में मिली है। साड़ी, चप्पल, गहने, मेकअप का सामान, ये सब कुछ तुम्हें राजाराम ला के देता था, तुम्हारा पति ने। क्यों? राजाराम और तुम्हारे बीच लंबी बातें हुआ करती थी। देखो वैष्णवी, सब कुछ तो हमें पता है, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। साहब, मैं और करती भी क्या? मेरा पति एकदम निकम्मा है और शराबी भी। मेरा जेठी मेरे ख्याल रखते थे और मैं उनका। साहब, देखते देखते उनका धंधा चल पड़ा था और पैसे भी आने लगे थे। नाग कन्या के मालिक थे वो। अगर साहब मैं उन्हें मना करती तो मैं जहर से मर जाती। तुमने देखा है नाग कन्या को? नहीं साहब, सिर्फ सुना है। जो नाग कन्या का सहारा लेकर लोगों को डराता था, आज उसकी ही मौत हो गई है। ये ऐसा तो नहीं कि तुमने अपना बदला ले लिया हो या फिर तुम्हारे पति ने उसको मारा हो? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और साहब मेरे पति भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों तो हमारे जेठ पर ही निर्भर थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए मार दिया उसे? मैं खुद अपना सिंदूर क्यों मिटाऊंगी? हाँ, मैं नाग कन्या से परेशान थी, पर मुझे ये बात पता नहीं थी कि मेरे अपने ही लोग मुझे डस लेंगे। सब मुझे पता था। मेरा दादा और मेरे बीवी का। कब पता चला? से दूर है, पहले बोलता हूँ, पर जहां से मार दूंगा। नाटक मत कर। साले मेरे टुकड़ों पर पहुंचता है और मुझी पर घूर रहा तू। दिमाग खराब हो गया ना तो जहर दे दूंगा तुम दोनों को। हे बग, देख, नाग कन्या अब मेरे वश में है, सोती है मेरे साथ। मेरे एक इशारे पर डस लेगी तुम दोनों को। चल निकल, निकल। सब कुछ मेरे आंखों के सामने चलता था साहब, लेकिन फिर भी अपन चुप बैठा था या अपने भाई को खामोश कर दिया था? आयशा साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, इस रवि के पास मोटिव तो है, लेकिन रवि पर नजर रखो और इस घर पे भी 24 घंटे नजर रखना। अब तक की तहकीकात में इस नाग कन्या का जिक्र बार बार हो रहा है। इसका कोई नाग कन्या के साथ चक्कर था साहब। ये काम नाग कन्या का लगता है साहब।
उस नाग कन्या के जहर ने मुझे मार डाला। हो ना हो, इस नाग कन्या के राज में ही सारा सच छुपा हुआ है। एक काम करो, खबरियों को काम पर लगा दो और खोद कर निकालो इस नाग कन्या को। यस सर। पुलिस ने नाग कन्या के रहस्य से पर्दा हटाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और आखिरकार उनकी खोज रंग लाई और इस केस को बेड़गांव की तरफ मोड़ दिया। साहब, योगेश मोरे करके है कि बेड़गांव में, मैंने सुना है उसके बारे में कि नाग कन्या उसके पास है। खुश रहा खुश रहा। चला चला, नंतर करतो सगळं। नमस्कार साहब। खुश रहा खुश रहा। बहुत दिक्कत है, सर्पदोष की पूजा करवानी। अभी नहीं करवा सकते। क्यों नहीं हो सकता? मैं पैसे लेकर आया हूँ आपसे, बहुत जरूरी है, बहुत परेशानी। नहीं हो सकता अभी, नंतरिया। किधर है, कैसे ढूंढे उसे? यहाँ लोग घर आके वापस जा रहे हैं। हेलो सब, एक जनार्दन नाम के आदमी के पास नाग कन्या की इंफॉर्मेशन मिली है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उससे ये बात तो पक्की है कि इसका नाम योगेश मोरे है, उर्फ योगेश भगत। दूर दूर से लोग इनसे मिलने आते हैं। 2 बेटियां हैं इसकी। नमस्कार साहब। योगेश मोरे। हो साहब। हमें तुम्हारी बेटियों से बात करनी है, बुलाओ। वो नहीं है साहब, अष्टविनायक दर्शन के लिए गई हुई है। ये नाग कन्या का क्या चक्कर है? साहब, हमारी बेटी तेजू भगवान का वरदान है, लोगों के उद्धार के लिए जन्म लिया है सब उसने। और ये जनार्दन का क्या किस्सा है? सब उस रात को। योगेश, बहुत हो गया तेरा। मेरे बाप दादाओं ने ना सीताबाई की जमीन की देख रेख की है और तू साले पिछले 10 साल से कुंडली जमा कर यहाँ फार्म हाउस पे बैठा हुआ है। चल निकल देर से। ये जनार्दन, ये बात ये है, अपनी मर्जी से नहीं आया इधर रहने को। हमारी मालकिन सीताबाई ने हमको इधर रखा है देख रेख करने के लिए। तेरे को निकाल के यहाँ से फेंका ना, उसका जिम्मेदार भी तू है। अच्छा, वो रिश्तेदार मेरी और रात तू करेगा? या तो आज मैं जिंदा रहेगा या तो तू। रुको। हमको खुशी थी साहब कि ईश्वर ने जन उद्धार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी। हमें लगा ये भगवान का चमत्कार है जो नाग कन्या के रूप में हमारे घर में जन्म। जिन लोगों को नाग का श्राप होता है उनका उद्धार करने के लिए साहब। जया बच्चियों से बहुत प्यार करती है, शायद याद आ रही होगी इसके लिए। फिर क्या साहब, लोगों में बात फैल गई और यहाँ मेला लगने लगा सर। योगेश दादा, बस एक बार नाग कन्या के दर्शन करवा दीजिए। नहीं, जाइए, चले जाइए आप लोग यहाँ से। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपकी, चले जाइए। साहब, हमने घर और जगह छोड़ने का फैसला कर लिया सर। हमने इसे ईश्वर की इच्छा मानी। हमें लगा कि हमारे भाग्य के खुलने का समय आ गया। 4 दिन पहले ये यहाँ आया था। ये राजाराम शिंदे आता था ना यहाँ? सिर्फ यही क्यों साहब, नाग कन्या का आशीर्वाद लेने तो लोग दूर दूर से आते। नाग कन्या की, नाग कन्या की, नाग कन्या की। लेकिन इसका मर्डर हुआ है। 4 दिन पहले यहाँ आया था या नहीं? नहीं। तुम्हारी बेटियों का मोबाइल नंबर दो। शांति से दर्शन कर सके इसके लिए मोबाइल लेके नहीं गए सर। बेटियों की फोटो लेकर आओ। सर, ये मेरी छोटी बेटी रेखा,
तेजू तो अपना फोटो कभी निकलवाती ही नहीं सर। जमील स्केच आर्टिस्टला बोलून घे आणि मुलीचं स्केच काढून घे। ऐसे क्या कर रहे थे साहब, आ जाएंगे 2-4 दिन में। एक मर्डर केस में तुम्हारी लड़कियां अहम कड़ी है, तुम यहाँ बैठ के इंतजार करो, ढूंढने का काम हम पर छोड़ दो। ये योगेश धार्मिक बनने के आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमा रहा है। सब बाप कहता है बेटियां दर्शन के लिए गई है, लेकिन बेटियां तो खुद लोगों के खून के आरोप में आरोपित है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि राजाराम को किसने मारा और इसकी बेटियां कहाँ है। इस योगेश पे नजर रखो। ये तेजू सा स्केच है। ये क्या है? सर इस स्केच को हम कैसे सर्कुलेट करवाएंगे, लोगों के मन में डर फैल जाएगा। इस स्केच को सिर्फ हमारी टीम और खबरों में सर्कुलेट करो। टीम से कहना गांव में जाके पर्सनली लोगों से बात करें, हो सकता है कि किसी ने देखा हो, कुछ सुना हो। ओके सर। हेलो ओके सर, मंदिर रोड के पीछे जंगल में एक लाश मिली है। सर ये तो सांप की खाल है। इसके बाप योगेश ने तो कहा था कि ये लोग अष्टविनायक गए या किसी और ने इसे मार के नाग कन्या के चक्कर में तेजू को उठा ले गया हो सकता है राजाराम और रेखा दोनों की मौत जहर की वजह से हुई है। इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। ओके सर। हेलो ओके सर, राजाराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी मौत मेथनॉल नाम के एक जहर से हुई है। इसका मतलब राजाराम की मौत को किसी ने प्लान करके अंजाम दिया है, पर किसने? अब तक जो 7 दिखाई दे रहे थे, एक दूसरे का सहारा बने हुए थे, उनमें से एक की मौत हो गई थी। तो क्या ये नाग कन्या यानी कि तेजू ने ही अपनी बहन रेखा को मारा था? लेकिन क्यों? और क्या राजाराम की मौत की जिम्मेदार भी तेजू ही थी? जैसे जैसे इस नाग कन्या के जीवन की बातें सामने आ रही थी, वैसे वैसे पेचीदगियां बढ़ती जा रही थी। योगेश ने जो बताया था, क्या वो पूरा सच था? अब सवाल यह था कि तेजू कहां थी? उसके नाग कन्या कहे जाने या माने जाने के पीछे कौन से राज दफन थे? आपने तो कहा था कि आपकी बेटी अष्टविनायक के लिए गई है, लेकिन वो तो किसने मारा होगा उसे? नाग कन्या उसे अपने साथ में लगी थी सर। बस करो योगेश, इस भ्रम से बाहर निकलो और अब तो सच बोलो। तुम्हारी दोनों बेटियां घर से निकली थी जरूर, लेकिन अष्टविनायक के लिए नहीं। वो घर से भाग गई थी। कैसे भागी थी और क्यों भागी थी, ये तुमने हमें बताया नहीं। तुम्हारे घर पर आने वाले राजाराम की मौत हो गई, तुम्हारी बेटी मर गई, अभी भी तुम नाग कन्या का ही राग आलाप रहे हो। साहब आपने देखा नहीं तो विश्वास भी नहीं करो। मैं पागल नहीं हूं साहब, जो ये कह रहा हूं। हमारे घर के बाहर इतने सारे लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं उसका एक दर्शन पाने के लिए। वो भी पागल नहीं है साहब, सब वो नाराज है। उसे ढूंढो साहब, इसके पहले कि किसी और की मौत हो जाए, उसे ढूंढो साहब। ठीक है, जाइए आप। सर पहले राजाराम की मौत हुई, उसके दुश्मन थे, वो नशे में था, उसे जहर देना आसान था। लेकिन ये रेखा, वो तो अपने बहन के साथ गई, उसका कौन दुश्मन था और उसे कौन जहर दे सकता है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नाग कन्या का सच इन लोगों को पता चल गया हो और इसीलिए किसी ने इन दोनों को रास्तों से हटा दिया हो? वो जो कुछ भी है, इस तेजू का मिलना बहुत जरूरी है। जमील कुछ भी करो, इस तेजू को ढूंढ के निकालो। जिस दिन ये तेजू हमारे हाथ लग जाएगी ना, इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके सर। चल बोल। साहब एक आदमी है शेखर टकले, उसने बुरे ग्रह शांत करने के लिए नाग कन्या शादी की है। कहाँ मिलेगा ये शेखर टकले? गोगली गांव में मिलेगा साहब। राजाराम शिंदे नाम के आदमी को जानते हो? ऐसा हमने तो सुना है तुम्हारी शादी नाग कन्या से हुई है। ये कहानी क्या है, जरा पूरी सुना दो। अपने ग्रह नक्षत्र ठीक करने के लिए साहब मैं इन्हें सर्पदोष की पूजा करानी है। ये बगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? बरा मग इंतजार करो, नाग कन्या को तुम्हारे लिए तैयार करता हूं। जी बाबा। आओ ये अरे घबराओ नहीं, चमत्कार होगा चमत्कार। हार पहनाओ बेटा, हार पहनाओ।
ये लो, इसे पीजा पीजा पीजा। बेटा, अब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर, सर्प श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति, सदा खुश रहो। चलो। जब दोबारा लाइट आई तो मैंने देखा वो नाग कन्या एक सुंदर लड़की बन गई। और तुम्हारे ग्रह नक्षत्र वो ठीक हो गए? शादी के बाद उस लड़की का क्या किया? अरे साहब, वो तो एक रात की शादी होती है। क्या एक रात की शादी? ये लड़की थी? हाँ साहब, ये वो लड़की, नाग कन्या का रूप। जमील, वक्त आ गया योगेश की खाल उधेड़ने का। आप लोग हटिए जरा। कैसे हुआ ये? इन्हें भी नाग कन्या ने मार दिया साहब। अब इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती है? मैंने देखा। जमील सर, एम्बुलेंस बुला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। सर, ये केस उलझता ही जा रहा है। राजाराम शिंदे के कातिल का कोई सुराग अभी तक हमें मिला नहीं। पहले रेखा मारी गई और अब योगेश। तीनों की मौत की वजह एक ही है, जहर। कोई तो है जो ये खेल खेल रहा है। कौन हो तुम? कहां से आई हो और क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो आदमी कौन था जिसे तुमने मारा? तुमने देखा है नाग कन्या को? जंगल में। सर, ये कपूरी गांव की रहने वाली है। वहाँ के पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। ये अपने प्यार और शादी को लेकर पहले से तनाव में थी, फिर ये सब कुछ देख के ये ट्रॉमा में आ गई है। पुलिस स्टेशन और इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। फिलहाल इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसे हॉस्पिटल में एडमिट करो। जमील, इस नाग कन्या को बिल से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। एक के बाद एक होती रहस्यमय मौतों ने इस केस को और पेचीदा बना दिया था। इस नाग कन्या के संदेशपद किरदार को बेनकाब करने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। योगेश और रेखा मौर्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये कैसे हो सकता है? एक ही किस्म के जहर से 3 लोगों की मौत, पहले राजाराम, फिर रेखा और योगेश, और इनकी डेड बॉडीज हमें अलग अलग जगह पर मिलती है। कौन हो सकता है इन सबके पीछे? तेजू? अगर इन सबके पीछे तेजू है तो उसका अगला शिकार कौन होगा? शेखर। इस योगेश के घर पे नजर रखो, अगर तेजू वापस आएगी तो वहीं पर आएगी। ओके सर। सर, योगेश के घर से कांस्टेबल पाटिल का फोन आया था। हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। शायद हमारे सारे सवालों के जवाब हमें वही मिलेंगे। सर ये देखिए सर। खोदो यहां पर। एक मिनट रुक रुक, वहां से पत्ते हटा, आराम से। जय, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो मुंह खुलवाना हमें आता है। बता दो ये क्या चल रहा है? मेरी बेटी
तेजू बीमार थी, चमड़ी का रोग था उसे। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। फिलहाल तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी में हर 6 हफ्ते में उसकी चमड़ी खाल छोड़ेगी, उसके जख्मों से रक्त बहेगा और एक बदबू सी फैलेगी। उसके चेहरे के हाव भाव, रंग सब बदल जाएंगे। जनार्दन ने इत्तेफाक से तेजू और सांप को एक साथ देख लिया था। देखते ही देखते वो नागकन्या के रूप में प्रसिद्ध हो गई। हमने सोचा घर चलाने के लिए खर्चा निकल रहा है, लेकिन जैसे ही लोगों की मांग बढ़ने लगी, योगेश ने पैसे भी बढ़ा दिए। योगेश एक नीच आदमी था। वो हमारी बेटियों को वापरता था। तेजू की झूठ मूठ की शादी और रेखा को उन्हीं आदमियों के साथ सोने पे मजबूर करता था। योगेश की इन्हीं गलत हरकतों से तंग होकर मैंने अपनी दोनों बेटियों को घर से भगा दिया। लेकिन एक दिन योगेश ने मेरी उनसे फोन पर बात होते हुए सुन ली और वो मेरे पीछे पीछे आ गया। हो गया मिलन? हाँ? चला चला घरी, चला। नहीं। चले चल। बात तो सुनिए। कम से कम उसकी हालत में तो तरस खाइए। देख रहे हो उसे, मौत से बदतर हो गई उसकी जिंदगी। इससे अच्छा आप उसे जहर देके मार दीजिए। इसको उसी के वार से मारा। जो गुट्टी वो दूसरों को पिलाता था, वही जहर की गुट्टी मैंने उसे भी पिला दी। राजाराम को किसने मारा? राजाराम तेजू से लगन करके उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। योगेश ने राजाराम को बहुत शराब पिलाई और उसे रास्ते में जहर देकर मार दिया ताकि उसे छुटकारा पा सके। ये जहर वो लाता कहाँ से था? योगेश पहले पेट्रोल पंप पे काम करता था। उसके पास केमिकल मिथानल था। मुझे योगेश को मारने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख है कि मैंने मेरी बेटी को मेरे हाथों से मार डाला। ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। मैं नहीं जीना चाहती। आई मुझे मुक्ति दे दो। एक बाप ने अपनी बेटियों का शोषण किया है, रेखा की मजबूरी का शोषण, तेजू की बीमारी का शोषण। तुमने चुप रहकर अपने पति का साथ देकर अपनी बेटियों का शोषण ही किया है। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा पति गलत कर रहा है, उस वक्त अगर तुमने पुलिस की मदद ली होती तो शायद तुम्हारी बेटियां आज जिंदा होती। अंधविश्वास करने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है। जीवन में जल्दी सफलता पाने के चक्कर में लोग न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। मेहनत, लगन, काबिलियत से ज्यादा उन्हें चमत्कारी चीजों पर भरोसा होता है। और ऐसे ही अंधविश्वासी लोगों का फायदा उठाने वालों की भी इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। ऐसी विचारधारा के लोग न सिर्फ अपना बल्कि समाज का भी नुकसान करते हैं। राजाराम मेहनती आदमी था और अपनी मेहनत से ही उसने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अपनी कामयाबी का श्रेय वो अंधविश्वास को दे रहा था और इसीलिए योगेश जैसे लोग उसका भरपूर फायदा उठा रहे थे। एरिथ्रोडर्मा की पेशेंट तेजू का दर्द किसी ने नहीं समझा। उसकी लाइलाज बीमारी को एक धंधे की शक्ल दे दी गई, जबकि उसकी खुद की जिंदगी किसी जहर से कम नहीं थी। उसका एकमात्र सहारा बनी उसकी बहन रेखा, लेकिन उसके पिता के लालच ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जया ने जब तक आंखें खोली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेजू जैसे बीमार लोगों को अपनों के सहारे की जरूरत होती है, संरक्षण की जरूरत होती है। जया अब जेल में है और किशोरी के परिवार से भी संपर्क किया गया है और उसका इलाज जारी है। याद रखें, जीवन में आगे बढ़ने की होड़ में अपने आप को इतना कमजोर न बनाएं कि खुद भी गलत रास्ते पर चलें और दूसरों को भी गलत रास्ता दिखाएं। इंसान अपने अच्छे कर्मों से, अपनी मेहनत से ही बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ पा सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।